आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं जौनपुर के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के मैदान पर। बता दें साथियों कि मीरपुर में कल 25 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होने वाली है भाई चंद्रशेखर आज़ाद की। और इस रैली को लेकर हम आपसे बता दें कि हमारे पास कुछ आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम आपसे कुछ बातें करेंगे। जी धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मेरा नाम गोरखनाथ बौद्ध है और मैं आज़ाद समाज पार्टी का मंडल प्रभारी हूं वाराणसी का, और मेरे ही जनपद के अंतर्गत जौनपुर आता है जो कार्यक्रम है। मंडल का मतलब ये है कि 5 जिलों, 4 जिले। जी जी, आज जो तैयारी है और कल जो ऐतिहासिक महारैली होने वाली है, आपको क्या लग रहा है कि कितनी भीड़ हो सकती है? देखिए, हमारे जो नेता हैं जो लगातार शोषितों मजदूरों, किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनके लिए भीड़ की क्या बात करें हम। और भीड़ कितनी होगी ये कल ही देखिएगा, क्योंकि जितनी भी रैलियां इससे पूर्व में रैलियां हो चुकी हैं, इस 2026 में अब तक हम लोग 6 रैलियां कर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये 6 की 6 रैलियां ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं, और पूर्वांचल की ये रैली भी ऐतिहासिक रैली होगी। कल मैदान में एक छोटी सी जगह भी खाली नहीं मिलेगी जहां पे कि आपको खड़े होने का जगह मिले। और मैदान कितना बड़ा है, आप कैमरे के माध्यम से देखे होंगे, आए होंगे तो भीड़ का क्या पूछना, भीड़ तो बहुत होगी। और वह भीड़ केवल भाई को देखने के लिए, इनकी विचारधाराओं से जुड़कर इनको सुनने के लिए, और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन, क्योंकि लोग भाई से इसलिए जुड़ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से इसलिए जुड़ना है क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और सत्ता परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन होगी, और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता लाना है, इसीलिए लोग जुड़े हुए हैं और पसंद कर रहे हैं। लगता है कि इनसे बेहतर नेता आज कोई नहीं है। संसद में देखा जाए या फिर से सड़कों पर देखा जाए, या फिर कोई भी मामला हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, दलितों के ऊपर शोषण हो रहे हो, या फिर यूजीसी का जो नया रूल आया, हर मुद्दों पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से खड़े नजर आए। बाकी अन्य नेताओं को आपने देखा, क्या कहना चाहते हैं जो सिर्फ वोट बैंक के लिए सिर्फ दलित समाज का इस्तेमाल करते हैं लोग, या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नारे लगाते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, संविधान लेकर चलते हैं। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ जो कहने को तो ये कहती है कि हम 85 को लेकर चलते हैं, चाहे भाई अखिलेश यादव की बात करें जो पीडीए का नारा लगाते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि हम जो नेता हैं दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक को लेकर चलने वाले हैं। लेकिन जब यूजीसी का नया रूल जो लागू हुआ, उसके बाद चंद वोटों के लिए जिस तरह से इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई और ओबीसी और एससी एसटी छात्रों को अकेला छोड़ दिया, इसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ खड़े रहे। क्या कहना चाहते हैं इस मामलों को लेकर? देखिए, जो पीडीए की बात आपने अभी किया है, तो ये पीडीए तो एक छलावा है, और ये केवल कहने मात्र के लिए पीडीए है। नहीं तो आप अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक रूल लाया यूजीसी का, और इस रूल में आपने देखा होगा कि इस रूल के विरोध में पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जत्था रोड पे उतर आया। हाँ, जो ये कर हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे, वही मोदी के पुतले फूकने लगे। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सड़कों पे दौड़ने लगे, विरोध करने लगे। लेकिन जो पीडीए को नारा देने वाले लोग थे, पीडीए को अपना परिवार कहने वाले लोग थे, पीडीए को परिवार कहने वाले लोग रोड पे दिखे नहीं कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत है, हम समर्थन में आए। केवल व केवल ये लोग ट्विटर पे, एक्स पे ट्वीट करके ही शांत रह गए। वो भी इन लोगों का ट्वीट जो था, आप देखे होंगे, आप मीडिया बंधु हैं, लगातार वॉच करते रहते हैं आप लोग, आप देखे होंगे तो गोल घुमाने का एक्स पे इन लोगों का बयान आया। तो इससे साफ हो रहा है कि पीडीए एक छलावा है। दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं बता दूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित, पिछड़े, गरीबों, मजदूरों
अल्पसंख्यकों को केवल व केवल इनका शोषण कर रही है। आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि न इनका शिक्षा पे कोई विशेष फोकस है, न स्वास्थ्य पे फोकस है, न रोजगार पे। देखिए तमाम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, 10 साल हो गए, भर्तियां नहीं आ रही, नाम मात्र की भर्तियां आ रही हैं। देश की संख्या इतनी बढ़ रही है और भर्तियां वह भी आ रही हैं तो कैसी भर्तियां? मानदेय की भर्तियां, संविदा की भर्तियां, जहां साफ लग रहा है कि शोषण हो रहा है, केवल शोषण। अब सोचिए कि जिस काम के लिए एक व्यक्ति को 50,000 दिया जा रहा हो और एक व्यक्ति को 5,000 दिया जा रहा हो, तो शोषण नहीं तो क्या है? इस पर भी तो भाई चंद्रशेखर आजाद आवाज उठाते और रहते हैं। इन सारी बातों को मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे रसोइयों का माध्यम हो, रसोइयों का मुद्दा हो, चाहे मनरेगा की मजदूरी का मामला हो, होमगार्डों का मामला हो, प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, आशा बहुओं का मामला हो, इसके अलावा तमाम दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों पे लगातार हो रहे शोषण, एक एक मुद्दे को भाई ने सदन में उठाने का काम किया। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन में उठाने का काम किया। और जिसको आप एक चीज़ ये भी बता दूं अपनी बात को डाइवर्ट करते हुए कि जो संसद टीवी थी, जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वो लिया, शपथ लिया, इससे पहले आप देखते होंगे उसके व्यूज क्या थे, उसके फॉलोअर क्या थे। लेकिन जैसे उन्होंने संसद में जय भीम का नारा लगाया और लोग देखने के लिए लालायित होने लगे, उसके इतने व्यूज बढ़े, इतने फॉलोअर बढ़े कि आज रिकॉर्ड व्यूज और रिकॉर्ड फॉलोअर हो गए संसद टीवी का, जिसका महत्व ही खत्म हो गया था। जैसे डीडी नेशनल हुआ करता था, ठीक उसी तरह से संसद टीवी भी था, इसका भी था। लेकिन ये केवल व केवल भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से, उनके कामों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से और उनका त्याग और समर्पण जो समाज के लिए है, जो लगातार 24 घंटे में 18 घंटों काम करते हैं समाज के लिए, इस वजह से मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि यह मैदान में इतनी भीड़ होगी कि लोगों को पैर रखने की जगह नहीं होगी। सांसद की बात की है, सांसद टीवी की है, तो जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने तो लोगों को लगा था कि नीला गमछा हट जाएगा और अब वो जय भीम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर सदन में लोग होते हैं। लेकिन जब नीले कोट के साथ पहुँचे, नीले गमछे के साथ पहुँचे, जय भीम बोलते हुए हाथ में संविधान लेकर पहुँचे, तो देखा देखी तो ये पीडीए वाले लोग भी हाथ में संविधान लेकर जय भीम बोलने लगे। कैसा माहौल लगा आपको? मैं देखिए फिर उसी बात पे आऊँगा, पीडीए एक छलावा है। और मैं एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा कि इस देश में अगर राजनीति की बात करें तो बिना अंबेडकर जी के आज राजनीति अधूरी हो गई है। सारे लोगों को लगता है कि हम अंबेडकरवाद की बात करेंगे, हम बाबा साहब की बात करेंगे तो ये जो भोले भाले दलित वर्ग है हमारे साथ जुड़ जाएगा और जुड़ के हमको सत्ता में पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दलित वर्ग अब धीरे धीरे पढ़ लिया है। माननीय कांशीराम साहब के समय थोड़ा कम पढ़े लिखे थे लोग, लेकिन फिर भी माननीय कांशीराम साहब आए तो लोगों को जगा दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया। अब वो चीज़ें उनसे पहले जो हुआ कि कांग्रेस कहीं डाइवर्ट करके अपने तरफ ले जाती थी, तमाम पार्टियां अपने तरफ खींचती थी, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि आज सारी चीज़ें लोग समझ चुके हैं कि कौन अपना है कौन पराया, कहाँ हमें बरगलाया जा रहा, कहाँ गुमराह किया जा रहा। तो ये सब चलने वाला अब नहीं है कि हम बाबा साहब की तस्वीर हाथ में ले लें कि मुँह में राम और बगल में छुरी। एक कहावत है कि भाई मुँह में राम और बगल में छुरी, हम कहें बाबा साहब की बात लेकिन पीछे कुछ और काम करें। तो इन बातों को लोग समझ चुके हैं। अब ये होने वाला नहीं, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। अब यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति की बात यदि आप कर रहे हैं तो ग्वालियर हाई कोर्ट का जो फर्जी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उसके गैंग के लोगों ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि पहले तो उन लोगों ने हाई कोर्ट में प्रतिमा नहीं लगने दी, उसके बाद जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर तो पहले तो इन लोगों ने विवाद किया, फिर उसके बाद उनके छायाचित्र को जलाया गया, उसके बाद पुतले फूंकने की कोशिश की गई। इस पर जो पार्टियां हैं मौन रही, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि अनिल मिश्रा ने गलत किया। देखिए, चाहे बहन कुमारी मायावती की यदि मैं बात करूं, लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये अंतर यही है, अन्य नेताओं में और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी में यही अंतर है
कि लोग केवल व केवल वोट की राजनीति करते हैं, ताकि वोट की ज़रूरत माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को वोट की कीमत होती है, वोट का मतलब समझते हैं। लेकिन फिर भी वोट की कीमत के बारे में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुल कर कह दिया लेकिन था। मैं बता दूं कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का साफ साफ स्टैंड है कि हम केवल वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हमें लगता है कि यहाँ हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों के शोषण की बात हो रही है, तो मैं उनका विरोध करूँगा, चाहे परिणाम जो भी हो। तो इसलिए जहाँ अनिल मिश्रा की बात की, आप तमाम मुद्दों की बात आपने बताया, मैं बता दूं वो आरएसएस की एक सोची समझी रणनीति थी। अनिल मिश्रा जैसे लोगों को लाए लोग ऊपर ला के बाबा साहब का विरोध कराया। यहाँ तक लोग कहे कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, और यही नहीं, सीजीआई गवई साहब पे जूते भी फेंके गए, आपने देखा होगा, आपने चलाया होगा। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये सोची समझी नीति थी। इसको समझना होगा अपने लोगों को, इस बहुजन समाज को समझना होगा, नहीं तो संविधान हाथ में दिखाएंगे और कहेंगे कि हमको वोट दो, हम ही संविधान के रक्षक हैं। ये केवल गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं। यही कहे थे बंटोगे तो कटोगे। यूजीसी आया, क्या हुआ, कौन बटा कौन कटा, सारा इनका मुखौटा साफ हो गया। तो इनके छलावा में नहीं आना लोगों को। आपको क्या लगता है यूजीसी जो बिल लेकर आई है भाजपा, तो ओबीसी और दलितों के विकास के लिए लाई है, उनको ध्यान देते हुए लेकर आई है, कि ये भी एक राजनीतिक पंच था? देखिए, सरकारें जो भी कदम उठाती हैं, कोई भी सरकार हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका राजनीति छुपा होता है। राजनीतिक उद्देश्य तो होता है, लेकिन यूजीसी जो उन्होंने लाया, ये जितने भी रिकॉर्ड, पिछले रिकॉर्ड उन्होंने देखा, तमाम रिकॉर्डों में उन्होंने देखा कि लगातार शोषण हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसको देखते उन्होंने यूजीसी लाया। अच्छा। और हम तो यूजीसी का आज भी स्वागत करते हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि हमने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैंने भी गुजारा है 5 साल, हमने भी देखा यूनिवर्सिटियों की हालत, किस तरीके से भेदभाव होता है। मैं भुक्तभोगी हूँ उसका, तो मैं तो स्वागत करता हूँ। मैं तो सोशल मीडिया से, खुले मंचों से यूजीसी का स्वागत किया कि नहीं, यूजीसी आना चाहिए। रह गई बात कि जिनके पेट में दर्द है, मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे अगर धारा 376 आई, 376 धारा या 302 की धारा उसी के ऊपर लगती है जो हत्या करता है, तो भाई हम जब नहीं कर रहे हैं शोषण, या हमें लगता है कि हम सही हैं, तो घबरा क्यों रहे हो आप स्वागत करते हैं कि ठीक है भाई, जो गलत करेगा उसके ऊपर ये धाराएं लगेगी, वो जो गलत करेगा उसके ऊपर धारा लगेगी, वो जेल जाएगा, वो गलत होगा तो जेलेगा। लेकिन खुल के विरोध करना कि नहीं, ये नियम गलत है, ये कानून गलत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के कुछ सोच रहे हैं कि हमसे नीचे लोग हैं, इनको संरक्षण मिल रहा है। तो इससे तो साफ हो गया ना कि आप जो सर्वजन की बात करते हैं या सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कहाँ हो रहा सबका, ये तो एक धोखा हो गया। ये तो आगरा में खुले मंच पर भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कहा था कि दुराचार को डर है कि एकलव्य का वो अंगूठा नहीं काट पाएगा। बिल्कुल एकदम उन्होंने साफ कहा। इसीलिए मैं कहा ना कि जो हमारे नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, वो किसी भी बिंदु पे गोल गोल घुमाने का काम नहीं करते, वो सीधे बात करते हैं, जो होना चाहिए वो टू द पॉइंट, वो अपनी बात को सीधा रखते हैं। और उन्होंने रखा, बड़े मंचों से रखा, लगातार नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया से लगातार रख रहे हैं आज भी कि नहीं, जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर पे बड़ा विशाल धरना भी हुआ कि नहीं, यूजीसी लागू होना चाहिए। एक तरफ देखा जाए तो न्यायाधीश BR गवई की बात करें, उनके ऊपर जूता चलाया गया, लेकिन कुछ जो ब्राह्मण जज हैं, अभी एक नरेंद्र कुमार व्यास, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया महिलाओं के खिलाफ कि अगर किसी महिला के मतलब, अब क्या बताएं, आप तो शायद सुने ही हैं। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, इन्होंने बोला कि अगर लड़की का पैजामा का नाड़ा खोलता है तो भी अपराध में गिनती नहीं होती है। ऐसे ऐसे जो उठपटांग जो बयान नज़र आ रहे हैं, किस हिसाब से आपको लगता है कि ये जज हैं, या फिर इनके संकेत क्या है? मैं बता दूं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम की बात अभी यहाँ आती है, क्योंकि ये कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए हैं लोग हैं, और ये आरएसएस के संरक्षक हैं, आरएसएस के प्रोडक्ट हैं ये लोग। जाके आरएसएस की जो पाठशालाएँ चलते हैं उसमें जाके बर्तन धुलते हैं, जाके प्लेटें साफ करते हैं लोग।
और ये आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, तो क्यों नहीं उनकी बात करेंगे। और आरएसएस के प्रोडक्ट हैं तो इनको लगता है, इनको तो ये भी लगता है कि भाई दलित की माँ बहन सबकी लुगाई होती है, ऐसा भी ये लोग सोचते हैं। तो फिर इनकी हम क्या बात करें। तो ये नियम जो बता रहे हैं, इनकी माता बहन के साथ भी अगर इस तरह की घटना होती है तो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मसला तो यही है कि ये केवल दलित पिछड़ों पे लागू होगी, ये अल्पसंख्यकों पे लागू होगी, ये किसानों पे होगी, ये मजदूरों पे होगी, ये जनजाति पे होगी, उन पे क्यों होगा। कितनी बड़ी विडंबना है अगर खुलकर बोले कि योनि के ऊपर लिंग को रगड़ना और रगड़ कर बिरपात करना ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। जी कितनी अभद्रता इस शब्दों में है। और अब जो है खासतौर से सवर्ण जो महिलाएं विरोध कर रही थी जो यूजीसी को लेकर, जी क्या वो सवर्ण महिलाओं को नहीं लग रहा है कि ये नियम उन पर भी लागू होता है? क्योंकि ये तो इस देश के सभी महिलाओं की बात है। क्यों नहीं? भाई न कि वो पिछड़ों की बात है, न कि दलित की बात है, न कि अल्पसंख्यक की बात है, न कि किसानों की महिलाओं की बात हो, न कि गरीबों की ये तो महिला तो भाई चाहे किसी भी समाज की महिला हो, पूरे देश में तो सबकी बात है। तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए। जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लेटर लिखा कि सरकारी संस्थानों में जो भी महिलाएं नौकरी कर रही हैं उनको ये जो मासिक धर्म आता है वो बहुत पीड़ादायक होता है, उस समय उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, अवकाश मिलना चाहिए। उन्होंने सदन में लेटर भी लिखा, आवाज़ भी उठाई। तो हम तो भाई महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो। एक महिला कांस्टेबल अनु गुर्जर जिन्होंने समर्थन किया जब भाई चंद्रशेखर आजाद का, तो उनको ट्रोल किया जा रहा। हाँ, उनको बहुत ट्रोल किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप बोला गया, लेकिन ये गलत है। कुल मिला के हम अपने नेता की बात करेंगे। आज परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन के दौर में हमारे नेता आज शीर्ष पे हैं और ये परिवर्तन होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये परिवर्तन होगा, वक्त का इंतजार करिए, परिवर्तन होगा। और जब सत्ता बदलेगी तो व्यवस्था भी बदलेगी। धन्यवाद। हर एक रैलियों में जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, 10 से लेकर 20 लाख की जो भीड़ हो रही है, ये भी तो संकेत कर रही है कि परिवर्तन का संकेत है। भाई हाँ। उसी के आधार पे तो हम लोग कह रहे हैं, पत्रकार महोदय। भाई हम उसी के आधार पे तो मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से भाई की लोकप्रियता, भाई का प्यार है लोगों के प्रति, लोग देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि नहीं ये एकमात्र नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तभी तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी को होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी को होगा। और जब चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे तो परिवर्तन होगा। बहुत बहुत अभी आप सुन रहे थे आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष हाँ प्रभाजी जी को। तो साथियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और हमारे सर जी हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप तो गर्दा मचा देते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो वास्तव में एक अलग रुख नज़र आता है। और फिर से एक बार इसी उम्मीद के साथ हम आपका अभी एक वीडियो अपलोड किया, काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं जो अभी आए थे तो इंटरव्यू लिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू में जान होती है। और जब मंच पर आप बोलते हैं कि जितना जल्दी हो जाए आप लोग मैदान में आ जाओ, नहीं तो सड़कों पर भी जगह नहीं मिलेगी, और हर बार हुआ है। कल क्या होगा? वो ऐसे ही होगा जो मैंने जो पहले आप इंटरव्यू है वैसे ही होगा। क्यों? उसका रीजन है ना, हमारे लोग जो है ना इस भारत देश में, हमारे लोग 90% और 85% है। अब इसके हिसाब से हमारी अरबों की संख्या है, तो जब अरबों की या करोड़ों के हम लोग हैं ना, उसमें से 1-2% भी आएंगे तो लाखों तो वैसे ही हो गए। आप अपना पहले परिचय बताइए अपने। क्योंकि मैं आपको खोजते हैं लोग सोशल मीडिया पर, जितने वायरल है आप, जी। हर एक बयान आपका वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर देखिए, जी, जिस वीडियो में आपका चेहरा नजर आ जाए वीडियो वायरल हो जा रहा है। जी धन्यवाद। दर्शकों को अपना नाम बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों को जय भीम बोलता हूँ। और मैं खटीक लाखन सिंह चक, प्रदेश संगठन मंत्री। बहुत कठिन नाम है, बहुत कठिन। नहीं कठिन नहीं है, ठीक है। तो लाखन सिंह चक, प्रदेश संगठन मंत्री, आज़ाद समाज पार्टी, काशीराम, उत्तर प्रदेश। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और आज़ाद समाज पार्टी का मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पद तो एक व्यवस्था। बहुजन समाज पार्टी में भी आपको बहुत बड़ा पद मिला, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी में आने का कारण, और जब से आज़ाद समाज पार्टी से आप जुड़े हैं, मंच की रौनक तो बड़ी बड़ी है। जो लाखों का जनसैलाब है, जो 10 से लेकर 20 लाख की जो फुल गारंटी आप
छाप को छोड़कर जाते हैं। इस बदलाव को लेकर आपके अंदर सोच कब आई? देखिए, ये सोच हमको इन बहुजन के लोगों से ही आई, क्योंकि यही लोग, जब जिसके साथ लोग होते हैं ना, उसके साथ दुनिया होती, मतलब हर चीज़ होती है। तो जब उनके साथ हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ होली है, और उनके वजह से ही आज हमको, जो आप कह रहे हैं ना, हमको इतना मान सम्मान और लोग पहचान दे रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये सारा समाज, ये बहुजन समाज का रोल है, क्योंकि ये लोग हमको चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी बात नहीं है, हम तो इन्हीं की बात अपने मुंह से कह देते हैं। जो इनकी पीड़ा है उसको अपने मुंह से बयान कर देते हैं। बाकी जो कुछ भी आए, ये सारी बातें, जो सारी बात, वो चीज़ें हैं, वो सब उन्हीं की है, हमारा तो अपना कुछ नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि ये भारत के लोग रेलगाड़ी के डब्बे के समान हैं, इनको खींचने के लिए एक इंजन की जरूरत है। जी। आपको लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक इंजन की भूमिका में काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल इंजन की भूमिका में। और भारत के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, खासकर बहुजन के समाज के लोगों को, कि हमारे इस देश में या इस दुनिया में जब जब अत्याचार, अन्याय का जब ज़्यादा हुआ है, तो कोई ना कोई महापुरुष ने इस धरती पे जन्म लिया है। चाहे वो बाबा साहब हों, चाहे ज्योतिराव फूले हों, माता सावित्रीबाई फूले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, ललई राम यादव हों, पेरियार साहब हों, अनेकों महापुरुष पैदा हुए हैं, और उन्होंने अपने परिवार का, अपने शरीर का बलिदान दिया है इस समाज के लिए। और हम लोगों ने, हमारे समाज ने, जब हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, तब हमको एहसास हुआ कि हमारे बीच में एक महापुरुष आए। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसी कड़ी में हमारे महापुरुष पुनः आ चुके हैं। अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मगर मैं नहीं चाहता हूँ जो अन्य महापुरुष के साथ हुआ है। हमारे महापुरुष इस दुनिया से चले गए हैं, उसके बाद हमने उनको अपना महापुरुष माना है। तो हम चाहते हैं कि आपके बीच फिर आपका रहनुमा, आप बहुजन समाज मतलब का रहनुमा, इस बहुजनों के लिए तन मन धन से दिन रात एक करके सड़क से लेकर संसद तक लड़ने वाला, 3-3 गोली खा के भी यहाँ मैदानी जंग की ये डोला है, इस जंगल में आ रहा है, या धमकी भी मिल रही है, मगर भाई को और ना भाई के एक कार्यकर्ता को और ना किसी को डर नहीं है जो होगा, क्योंकि भाई ने पहले कह दिया है कि जीवन एक बार मिलता है, चाहे डर के जी लो या मर के जी लो। जब मरना ही है तो फिर शान से मरो और आगे लड़ के जब मरो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब आपने बात की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करें, मैं चाहूँगा कि मेरे विचारों पर चलें। जी, अगर बाबा साहब की विचार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विचार जिनको बहुजन समाज नहीं जानता था। खासतौर से आगरा की उस ऐतिहासिक रैली में आप तो गवा रहे हैं, जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस बात को कहा था कि रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंखों में आंसू आए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे नौजवान को खोज रहा हूँ जो मेरे इस अधूरे सपने को पूरा करे। जी, तो बहुत कुछ तो बातें विलुप्त थी जिसको समाज नहीं जानना था, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद मंच पर जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को समाज के सामने लेकर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जानने की जो उत्सुकता ज़्यादातर लोगों में आई है, इस चीज़ को आप किस रूप से देखना चाहते हैं? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि इस वक्त किसी को दर्द है बहुजनों का तो भाई को है, और भाई उसी रास्ते चल रहे हैं जो बाबा साहब का सपना मिशन था, मानवर साहब का सपना मिशन था, उसी पे चल रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो सपना साकार होगा। देखा जाए तो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इतनी, अब तो कुल मिलाकर मौसम भी अब गर्म होने लगा है, लेकिन उतनी कड़ाकी ठंडों में भी आपने जिस तरह से इस चीज़ को कवर किया, कई ऐसी ऐतिहासिक रैलियाँ हुई, रात भर आप लोग जग कर कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट किए हैं, और इस बड़े मंच को और लाखों के जनसैलाब को कवर करना आसान नहीं होता है, लेकिन श्रेय जाना चाहिए आप लोग जैसे पदाधिकारियों को, जो इस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों को, उनके लक्ष्य को आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, श्रेय जाना चाहिए, श्रेय जाना चाहिए एक एक उस छोटे से कार्यकर्ता को जो यहाँ एक एक रुपये अपना लगा रहा है, एक एक समय लगा रहा है। इसमें जितना हक
जितना श्रेय हमको जाता है उतना भाई को जाता है, उससे ज़्यादा वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को श्रेय जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ ये प्रोग्राम मेरे अकेले का नहीं है, ना मेरे अकेले की दम पे हो रहा। यहाँ एक एक कार्यकर्ता, ये देख रहे हैं आप, यहाँ कल से इसी तरह से कार्यकर्ता लगा हुआ है। ये सारा श्रेय सबको जाना चाहिए। मैं आपको, आपका ये बलकपन है जो आप मुझे मेरे लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको क्षमा चाहूँगा, बात आपकी काट रहा हूँ। जो आज ये श्रेय है एक एक कार्यकर्ता का जाना चाहिए, एक एक शुभचिंतक को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी का अपना योगदान है, सभी का योगदान। कुल मिलाकर वॉलंटियर जो फोर्स है जी देखा जाए तो जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो प्रशासन की जगह पर ये भीम आर्मी की टीम करती है। क्या लगता है कि अगर ये टीम नहीं होती तो जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही रहती है हर बार देखने को मिलता है। प्रशासन की लापरवाही, देखो प्रशासन तो बेचारा, प्रशासन शासन के दबाव में है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले परमिशन के लिए बोला गया है, हमको परमिशन नहीं मिलती है। ग्राउंड चेंज करिए, ये भी ग्राउंड दूसरा है, हर जगह यही हो रहा है। इससे पहले ग्राउंड दूसरा था, ये ग्राउंड हुआ है। तो ये तो करने दो, कब तक? मगर भाई वो भाई है कि जहाँ खड़े हो जाएंगे महफिलें वहीं सज जाएंगी। परमिशन ना दें भाई, अगर एयरपोर्ट पे आएंगे वहाँ डिटेन किया जाएगा तो वहीं सभा हो जाएंगी। भाई जहाँ आएंगे और जहाँ रोकेंगे वहाँ सभा होंगी। प्रशासन को ये भी को मालूम है, मगर प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वो शासन के दबाव में है। और शासन कितना अत्याचार करेगा, कितना परेशान करेगा, परेशान कर सकता है, कारवां को रोक नहीं सकता। ये अब भाई की लहर नहीं, आंधी नहीं, ये सुनामी है, और इस सुनामी अच्छे बह जाएंगे। परमिशन न देने का कारण ये भी हो सकता है कि उनकी रैलियों को रोकना है। डर अच्छा, भाई के प्रति डर, इस बहुजन समाज के प्रति डर, लोगों में डर पैदा हो गया है कि अब आ गया डर। तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, तो जिस प्रकार की हर जगह पर ऐतिहासिक महारैली हो रही है और जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मतलब सरकार जो है अब डगमगाने सी लग रही है। लग रहा है कि 2027 में एक बदलाव हो देखने को मिलेगा। बिल्कुल बदलाव। और हम तो देखो बाबा साहब के मानने वाले हैं, मानवर साहब को मानने वाले हैं। हम जे ताम्र संघर्ष चलेगा जब तक बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति सत्ता शासन जब तक अपने हाथ में नहीं लेगा, जब तक संघर्ष करता रहेगा। उसके लिए हम जैसे कुछ लोगों को कुर्बानियाँ देना पड़े तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, और आएगा, हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। जैसे ज्योतिराव फूले से लोग कहते थे कि तुम ये इतना संघर्ष कर रहे हो, तुमको क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि जीते जीतो मेरे कोई गले में माला डाले ना डाले, मगर मैं जब मरने के बाद एक वो समय आएगा कि मेरी समाधि पे आके लोग पुष्प वर्षा करेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि बहुजन समाज का राज आएगा, सत्ता शासन हमारे हाथ में आएगी, पक्का। बहुत बहुत साधुवाद। ज़्यादातर देखा जाए तो लोगों के अंदर जो जुनून भरने का आप काम करते हैं, लाखन जी को बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।